आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ समीकरण। क्या होता है किरचॉफ समीकरण? इसमें हम स्थिर दाब पर ताप के साथ एक अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। This equation states that the variation of delta H of a reaction with the temperature at a constant pressure is equal to delta Cp of the system. It is known as Kirchhoff equation. इस समीकरण में यहाँ पर हम एक समीकरण देखते हैं जिसमें कि अभिकारक A और B परस्पर अभिक्रिया करके उत्पाद C और D का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के लिए हम एंथैल्पी परिवर्तन को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो इस अभिक्रिया के लिए हम एंथैल्पी परिवर्तन लिखेंगे डेल H बराबर है डेल H प्रोडक्ट माइनस डेल H रिएक्टेंट, यानी कि उत्पादों का एंथैल्पी माइनस अभिकारकों की एंथैल्पी। Equation 1 should be differentiated with respect to temperature at a constant pressure in order to determine the variation of delta H with temperature. तो टेम्परेचर के साथ डेल्टा H में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगी, डेल डेल्टा H विद रेस्पेक्ट टू डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगी? उत्पाद में एंथैल्पी परिवर्तन का तापमान के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर माइनस क्रियाकारकों का एंथैल्पी परिवर्तन तापमान के साथ परिवर्तन एट कांस्टेंट प्रेशर। इन्हें इस प्रकार भी लिखा जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्थिर दाब पर तापमान के साथ एंथैल्पी परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है तो इसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी कहा जाता है। तो डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू सी पी प्रोडक्ट माइनस सी पी रिएक्टेंट। सी पी क्या है यहाँ पर? स्थिर दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन है या इसे हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। तो डेल एच टी एट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा सी पी। ये डेल्टा सी पी के बराबर होगा। यह समीकरण इक्वेशन नंबर जो लास्ट इक्वेशन है ये किरचॉफ समीकरण कहलाती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थिर दाब पर ताप के साथ अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन की दर उत्पादों और अभिकारकों के अंतर के बराबर होती है। इसी प्रकार स्थिर आयतन पर एक अभिक्रिया के लिए भी किरचॉफ समीकरण को हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी की जगह हमें लिखना होगा आंतरिक ऊर्जा। अगर स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में तापमान के साथ होने वाले परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है तो ये बराबर होगा उसकी स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी में अंतर के बराबर। हीट कैपेसिटी इस प्रकार उपरोक्त समीकरण की सहायता से स्थिर दाब पर किसी अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के सीमित परास में ताप के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। किंतु यदि ताप की परास अधिक नहीं होती है तो उस अवस्था में Cp के मान स्थिर नहीं होते हैं। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव इन नेचर होती है। किरचॉफ इक्वेशन का एक अधिक उपयोगी रूप अगर हमें देखना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3.6 का। इक्वेशन नंबर 3.6 जो डेल डेल्टा एच विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर था, हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। यहाँ पर जो लिमिट 1 और 2 हैं ये तापमान T1 और T2 को दर्शा रहे हैं, यानी कि दो टेम्परेचर रेंज में जो एंथैल्पी चेंज है उसका हमने इंटीग्रेशन किया। तो दोनों साइड जब इंटीग्रेशन होता है तापमान से T1 से T2 के बीच में, तो इस तरह की इक्वेशन हमें प्राप्त होती है इक्वेशन नंबर 3.9, जिसमें कि T2 तापमान पर एंथैल्पी है डेल H2 माइनस T1 तापमान पर एंथैल्पी डेल H1 बराबर होगा इंटीग्रेशन के
यहाँ पर जो del H2 del H1 है आर द हीट्स और एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एट टेम्परेचर T2 एंड T1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि अगर dP का डेल्टा Cp का मान 0 होता है तब del H2 का मान del H1 के बराबर होगा और एंथैल्पी जो है वो तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होगी। यदि अभिकारक और उत्पादों की जो हीट कैपेसिटीज़ हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती हैं तब डेल्टा Cp को भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं और इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है del H2 माइनस del H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Cp इज स्मॉलर देन T2 माइनस T1। इट इज़ बेटर टू टेक मीन वैल्यू ऑफ डेल्टा Cp। हम यहाँ पर डेल्टा Cp की मीन वैल्यू ले लेते हैं इस टेम्परेचर इंटरवल के लिए। तो जो इक्वेशन नंबर 3.10 है इसमें T2 का मान T1 से ज़्यादा है और T2 माइनस T1 पॉजिटिव होगा। यदि डेल्टा Cp पॉजिटिव है तो Cp प्रोडक्ट माइनस Cp जो Cp प्रोडक्ट है इसका मान Cp रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा और del H2 का मान भी del H1 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एंथैल्पी का टेम्परेचर के और प्रेशर के साथ में क्या परिवर्तन होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक प्रोसेस में तत्वों के से यौगिक बनता है तो एंथैल्पी परिवर्तन को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। प्रायः ऐसी एंथैल्पी किसी विशेष तापमान पर ज्ञात होती है यानी कि 298 केल्विन पर और यह ताप पर निर्भर करती है। अधिकतर हमें ये आवश्यकता होती है कि एंथैल्पी दूसरे तापों पर भी जाऊंगी बस, किंतु ऐसा हम बिना प्रयोग द्वारा ज्ञात करना चाहते हैं। एक साधारण ऊष्मागतिक विधि से ये बताया जा सकता है कि किस प्रकार del H तापमान पर निर्भर करता है और कैसे उसका मान अन्य तापों पर भी ज्ञात किया जा सकता है यदि उसका मान किसी एक ताप पर ज्ञात हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो del H है वो तापमान के साथ परिवर्तित होता है। तो दो कोफिशिएंट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे कि हमने शो किया है del H विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा है विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो कोफिशिएंट है उसे हम डेल्टा Cp से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हम ये जानते हैं कि जो V है वो बराबर होता है T इंटू del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस del H अपॉन del P एट कांस्टेंट T। अगेन हम इसका डिफ्रेंसीशन करते हैं। फर्दर डिफ्रेंसीशन करने पर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है del H अपॉन del P एट कांस्टेंट T। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे तो इक्वेशन आएगी del V माइनस T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि dP अपॉन dt का मान बराबर होता है del H अपॉन T डेल्टा V के, तो हम यहाँ पर इसका मान इस इक्वेशन में रख देते हैं और फाइनली हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। del V का मान होगा V माइनस V1 जो कि ऑलमोस्ट VV के बराबर होगा, जो बराबर होता है RT अपॉन P के इफ़ द वेपर बिहेव्स आइडियली। तो हैंस द टर्म इन ब्रैकेट इन इक्वेशन 3.12 बिकम्स 0। Thus in equation 3.13 CpV and Cp1 represents the heat capacities of the vapor and the liquid at the pressure which is equal to the vapor pressure at the given temperature. So equation 3.12 may be written as d del HF upon dt equal to del Cp plus del HF upon T. Thank you.